Hello everyone. Welcome back to Kyra classes. This is my second lecture of class 10th science chapter 3 metals and non-metals. आज की वीडियो का टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इसे स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं वैलेंस शेल किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं. तो हम जब नंबरिंग करते हैं शेल्स की या ऑर्बिट्स की जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो वो इस तरह से नंबरिंग होती है जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल. तो इस तरह से नंबरिंग होती है के एल एम एन. तो जो वैलेंस शेल है उसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल. जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसे हम कहेंगे वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल. अब उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या जो उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना कि नंबरिंग होती है के एल एम एन इस तरह से. ओके और ये तो शेल्स की बात हो गई या ऑर्बिट्स की बात हो गई. और इनमें जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें या फिर जो वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वी नो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल इस तरह से होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द शेल्स, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बटे होते हैं शेल्स में. तो we know from electronic configuration that a sodium atom has one electron in its outermost shell. जो सोडियम एटम है Na जिसका सिंबल है सोडियम एटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, या फिर मैं कह सकती हूँ आउटर मोस्ट शेल जो है सबसे बाहर वाला शेल है या ऑर्बिट है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell and that has a stable octet. अब मैंने आपको बताया था के एल एम इस तरह से नंबरिंग होती है शेल्स की. तो जो सोडियम एटम है अगर वो अपने एम शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जो एल शेल है वो अब आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा या वैलेंस शेल बन जाएगा. और उसमें क्या होता है, उसके पास स्टेबल ऑक्टेट होता है, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बिकम 10, सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटायन Na+. लेकिन इस एटम के न्यूक्लियस में अभी भी 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो क्या हो गया 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज मतलब निकल गया है. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर कितने हो गए 10. तो जो अब 10 होने की वजह से जो सोडियम पे जो चार्ज आ जाता है वो प्लस का आ जाता है. ओके तो जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है वो सोडियम कैटायन जिसे हम कहते हैं वो है Na+. दूसरी तरफ देखा जाए तो क्लोरीन जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में या आउटरमोस्ट शेल में, और उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है. If sodium and chlorine were to react, the electron lost by sodium could be taken up by chlorine. अगर सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट कराया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम दे रहा है, लूज कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो क्लोरीन ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको सेकेंड स्लाइड में समझाऊंगी. जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया नोबल गैसेस जो है वो टाइप ऑफ एलिमेंट. तो नोबल गैसेस इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि इनको ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है. डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और यहाँ पे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल है. ऐसे ही नियॉन इसमें 2 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये भी क्या हो गया, ये स्टेबल गैस है या नोबल गैस है. ऐसे ही आर्गन. अब मेटल्स की तरफ आ जाते हैं क्योंकि मैंने आपको पिछले स्लाइड में मेटल का एग्जांपल दिया था. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11.
ओके और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और M शेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसे अपना सिंपल अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो M शेल से लूज करना पड़ेगा। तो इसके पास कितने बचेंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यही पिछली स्लाइड में यही मैंने बताया था कि जब M शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो जो L शेल है वो अब आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल कहलाया जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स में जिससे हम सोडियम को रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोडियम को रिएक्ट कराया था क्लोरीन में। सबसे नीचे आप देख सकते हो क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, M शेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा सोडियम से। जो सोडियम ने लूज किया इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और 7 + 1 क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो और स्टेबल बन सकते हो। After gaining an electron, the chlorine atom gets a unit negative charge because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in its K, L and M shells. अब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने सोडियम से, तो जो क्लोरीन है उसमें यूनिट नेगेटिव चार्ज मतलब -1 जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसके न्यूक्लियस में तो 17 प्रोटॉन्स हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए KLM शेल में वो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इस वजह से क्या -1 का चार्ज आ गया। तो इसलिए क्लोराइड एनाइन फॉर्म होगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम कहते हैं कैटाइन, जैसे आपने सोडियम में देखा था Na+ बना था। अब क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, तो ये कहलाया जाएगा एनाइन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ क्लोराइड एनाइन Cl-। So both these elements can have a give and take relation between them. तो आप देख सकते हो इन दोनों एलिमेंट्स में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और अपने ऑक्टेट कंप्लीट किए। तो इस तरह पे आप देख सकते हो यहाँ पे Na दिखा रखा है सोडियम और Na+ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यह है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इस पे +1 का चार्ज आया। ओके तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है सोडियम की पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन थी 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक 28। तो यहाँ पे Na+ बना तो पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं कैटाइन, तो यहाँ फॉर्म हुआ सोडियम कैटाइन। नीचे आप देख सकते हो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन का पहले था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया 288 ऑक्टेट कंप्लीट और यहाँ इसने क्या बनाया क्लोराइड एनाइन Cl-। नाउ आप देख सकते हो किस तरह से अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो जो Na तो जो सोडियम था उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन के पास आ जाता है, क्लोरीन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। और यहाँ पे फिर क्या फॉर्म हो जाता है Na+ Cl-। Sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride NaCl। सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो ऑपोजिटली चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और साथ में इनके पास होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जो चार्जेस हैं अगर वो स्टेशनरी हैं, अगर वो एक जगह पे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन को। तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। और सोडियम क्लोराइड जो है वो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला वो है NaCl। Sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ions। सोडियम क्लोराइड जो है वो मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन
एक तरह से जो ऑपोजिट चार्ज आयंस है उनके एग्रीगेट्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अभी आपने देखा था NaCl, एक और हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। तो यहाँ पे इसे अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा जिससे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2+ इसके ऊपर चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे हो गया 2,8। अब ऑब्वियसली 2+ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन गया मैग्नीशियम कैटाइन। दूसरी तरफ यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 287। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सके, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, तो अब ये 7 की जगह क्या हो गया 8। तो आउटरमोस्ट शेल में क्या गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और बन गया ये ऑक्टेट, इसने अपना कंप्लीट कर लिया, तो 288। तो ऑब्वियसली बात है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एक नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया, यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया क्लोराइड एनाइन। अब यहाँ पे इन्होंने आपस मतलब आयनिक कंपाउंड जिसमें सिंपल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन करके दिखाया है। तो मैग्नीशियम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और किस तरह से क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम दिखा रखे हैं, 2 क्लोरीन के एटम है, तो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे क्लोरीन के पास जा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह से दोनों क्लोरीन एटम्स के ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का। तो अब ये क्या बन गया, Mg2+Cl2। The compounds formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds। तो इस तरह से जो compounds form होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक मेटल से नॉन मेटल तक जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं मेटल से नॉन मेटल तक। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड्स होते हैं एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। ये कंपाउंड जनरली ब्रिटल होते हैं, इसका मतलब है हार्ड होते हैं लेकिन आसानी से तोड़े जा सकते हैं जब प्रेशर इनके ऊपर लगाया जाएगा। सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो अब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिससे क्या कर सके वो स्ट्रॉन्ग, ये जो इंटर आयनिक आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग, उसको तोड़ा जा सके। Next is solubility. Electrovalent or ionic compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. अब ये जो ionic compounds हैं ये water में soluble होते हैं लेकिन insoluble होते हैं कुछ solvents में, जैसे kerosene, petrol, इनमें ये क्या होते हैं, insoluble. Last है conduction of electricity. The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. अब electricity का conduction solution के through अगर हम electricity को conduct करा रहे हैं तो इसमें charged particles के movement की बहुत जरूरत होती है. A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. अब जो एक सोल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का, वाटर में एक सोल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का, उसमें क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कैटाइन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, ओके। और अगर मैं कहूं नेगेटिव, अगर एनाइन है नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे।
जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सॉल्यूशन से पास की जाएगी. Ionic compounds in a solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. अब ionic compounds solid state में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो आयंस का मूवमेंट होता है सॉलिड में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर काफी रिजिड होता है इस वजह से. लेकिन आयनिक कंपाउंड्स जो है वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं. अब ये किस तरह से करवा सकते हैं, क्योंकि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में, वो हीट की वजह से ओवरकम हो जाते हैं. मतलब आप आसानी से उन्हें तोड़ सकते हो हीट के दौरान या हीट के थ्रू. तो इस वजह से आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. जैसा आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आयंस को फ्रीली मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आज की वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.